नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 3 है। इसमें हम भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं, कितने भागों में भारत को बांटा गया है, उसको हम देखेंगे। और ये इसका पार्ट 1 है। इसके बाद और भी पार्ट आएंगे जिसमें हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक प्रदेश होते क्या हैं। देखिए, भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब प्राकृतिक प्रदेश बनते कैसे हैं? तो हमारी जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर होती है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, जो ऊपरी लेयर होती है वहां पर चेंजिंग हो जाती है, यानी कि ऊपरी लेयर में कहीं पर भूकंप आ जाते हैं, कहीं पर ज्वालामुखी फटता है, तो ऊपरी लेयर में बहुत सारी आकृतियां बन जाती है। उसे ही हम प्राकृतिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। जैसे कहीं पर पहाड़ बन गया, कहीं पर मैदान बन गया, कहीं पर मरुस्थल हो गया, कहीं पर प्रायद्वीप बन गए, द्वीप बन गए। तो ये जो ऊपरी लेयर, जो पृथ्वी की ऊपरी लेयर में ये जो बदलाव आते हैं, इन्हें ही हम प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। तो भारत के जो 6 पार्ट हैं, जिसमें भारत को 6 भागों में प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो प्राकृतिक प्रदेश आता है भारत में, वो है उत्तर का विशाल हिमालय। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा हिमालय क्षेत्र है। ये पहला प्राकृतिक प्रदेश है। दूसरा जो प्राकृतिक प्रदेश है वो है उत्तर का मैदान। ये जो आपको ग्रीन पूरा इलाका दिखाई दे रहा है, इसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा प्राकृतिक प्रदेश है। तीसरा है मरुस्थल। ये जो आपको यहाँ पर थार का मरुस्थल और ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये भी हमारा प्राकृतिक प्रदेश में रखा गया है। उसके बाद आते हैं प्रायद्वीप। ये आपको जो प्रायद्वीप दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो है इसे भी प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। उसके बाद तटीय मैदान, ये जो आपको पूरा कोस्टल एरिया दिखाई दे रहा है, 5वां हमारा प्राकृतिक प्रदेश है। और उसके बाद ये जो द्वीप समूह है, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप समूह, तो ये भी हमारे प्राकृतिक प्रदेश कहे जाते हैं। तो इस तरह से भारत को 6 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। हम इनको एक एक कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज के लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो पहला प्राकृतिक प्रदेश है हिमालय, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, जो यहाँ पर जो पर्वत हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, तो इसके बारे में हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद जो लेक्चर आएंगे उसमें हम एक एक कर इन प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हिमालय के बारे में। तो देखिए, ये जो हमारा हिमालय है, ये यहाँ से लेकर इस वाले एरिया से लेकर ये पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है। ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो है ये हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे इलाके में हिमालय फैला हुआ है। और जब हिमालय जो है वो इस वाले अफगानिस्तान वाले रीजन में एंटर करता है, यहाँ पर अफगानिस्तान में यहाँ पर एंटर करता है, तो इसे हिंद कुश पर्वतमाला कहा जाता है। और जब यही हिमालय पाकिस्तान वाले रीजन में एंटर करता है तो इसे काराकोरम रेंज कहा जाता है ये हिमालय ही, पर यह अफगानिस्तान वाले रीजन में एंटर करता है तो इसे हिंदकुश पर्वतमाला कहते हैं। और जब ये पाकिस्तान में एंटर करता है तो इसे काराकोरम रेंज कहा जाता है। और इससे काराकोरम रेंज में हमारा K2 गार्डविन ऑस्टिन, जो हमारे देश का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो यहाँ पर स्थित है। तो हमारा जो हिमालय है वो इस पूरे इलाके में फैला हुआ है। और ये यहाँ से मुड़कर जब म्यांमार में एंटर करता है तो यहाँ पर बहुत ही ये पतला हो जाता है और यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ आ जाती है, जैसे नागा पहाड़ी, मीजो पहाड़ियाँ, यहाँ पर खासी, गारो, जयंती, ये छोटी छोटी पहाड़ियों में यहाँ पर बढ़ जाता है। पर जब हिमालय म्यांमार में यहाँ पर एंटर करता है तो इसका नाम चेंज हो जाता है। म्यांमार के लोग इसे अराकन योमा कहते हैं। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि हिमालय को म्यांमार में क्या कहा जाता है, तो अराकन योमा कहा जाता है। हम इसे पूर्वी हिमालय कहते हैं, पर म्यांमार में इसका नाम बदल जाता है। तो ये पूरा जो एरिया है वो है हमारा हिमालय, जो उत्तर में फैला हुआ है। अब हम देखेंगे कि इस हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये जो हिमालय है वो एक दिन में तो बना नहीं होगा कि रात को सोए और सुबह देखा कि बहुत बड़ा विशाल हिमालय खड़ा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। इसका जो प्रोसेस है, ये जो हिमालय बनने की क्रिया है, ये बहुत करोड़ों वर्ष पहले शुरू हो गई थी। तो इसमें क्या है कि ये एक सिद्धांत आता है वैगनर का, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत।
तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या बोलता है कि आपको ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये था गोंडवाना लैंड, यानी कि इस पूरे एरिया को गोंडवाना लैंड कहते थे। ये जो ऑस्ट्रेलिया है वो अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। ये जो हमारा इंडिया है ये भी यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। और ये जो छोटे छोटे जो टापू आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे इसमें जुड़े हुए थे अफ्रीका महाद्वीप में। और इस पूरे इलाके को क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड कहा जाता था। फिर बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, अब इसकी पृथ्वी की जो अपकेंद्रीय बल होता है, जो उसकी घूर्णन क्रिया होती है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो गोंडवाना लैंड से ये जो टुकड़े थे ये टूटना शुरू हो गए। और ये ऑस्ट्रेलिया जो था वो यहाँ से टूटकर यहाँ पर खिसक गया। और जो हमारा इंडियन प्लेट थी, ये जो हमारा भारत की प्लेट है, वो यहाँ से टूटकर ऊपर की तरफ मूव करने लगी। और यहाँ पर यूरेशियल प्लेट थी, इससे ये टकरा गई। अब देखिए इस बीच में क्या था कि ये जो पूरा जो एरिया है यहाँ पर टैथिस सागर था। जब ये इंडियन प्लेट यहाँ से टूटकर ऊपर की तरफ गई तो इस टैथिस सागर से होकर जब ये यूरेशियल प्लेट से टकराई तो इस टैथिस सागर में जो मलबा था वो ऊपर उठना शुरू हो गया और इससे हमारे हिमालय का निर्माण हो गया। कहा जाता है कि भूमध्य सागर जो है वो टैथिस सागर का ही भाग है। पर इसमें क्या हुआ कि ये जो नदियों से लाया गया मलबा था वो टैथिस सागर में जमा होता गया और टैथिस सागर उथला हो गया, इसमें मलबा भर गया। और जब ये जो इंडियन प्लेट यहाँ से टूटी गोंडवाना लैंड से और ये जब यूरेशियल प्लेट से टकराई तो ये जो मलबा था टैथिस सागर का ये ऊपर उठना शुरू हो गया और इससे हमारे हिमालय का निर्माण हो गया। अब ये क्रिया एकदम नहीं हुई, धीरे धीरे कर ये जो क्रिया हुई शुरू हुई। सबसे पहले क्या हुआ कि 25 करोड़ साल पहले यहाँ पर जो टैथिस सागर था, मैंने आपको बताया, इसमें मलबा जमना शुरू हो गया था। तो इसके बाद क्या हुआ कि लगभग 11 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो टैथिस सागर का मलबा था यहाँ पर यूरेशियल प्लेट यहाँ पर टकराना शुरू हो गई और इस काल को क्या कहते हैं, टर्सरी युग कहते हैं। इसी टर्सरी युग से हमारे हिमालय की जो उत्पत्ति है वो होना शुरू हो गई। ये टैथिस सागर जी जब इंडियन प्लेट टकराई तो ये जो टैथिस सागर का मलबा था वो ऊपर उठना शुरू हो गया इसी युग में, यानी कि लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले ये जो मलबा था ये धीरे धीरे उठना शुरू हो गया। फिर इसको कई कालखंडों में बांटा जाता है। तो आप इतना ही समझिए कि 11 करोड़ वर्ष पूर्व ये जो टर्सरी युग था यहीं से हिमालय बनने की शुरुआत हो गई थी। तो सबसे पहले आता है क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग में क्या था, ये लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले से 6 करोड़ वर्ष तक चला। 14 से 6 करोड़ वर्ष तक रहा ये युग, क्रिटेशियस युग जिसे कहा गया। तो क्रिटेशियस युग में क्या हुआ कि यहाँ पर सबसे पहली लेयर बनी हिमालय की जिसे ट्रांस हिमालय कहा गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो यहाँ पर फैला हुआ है, इस पूरे एरिया में ट्रांस हिमालय फैला हुआ है और इसी का भाग है हिंदकुश पर्वतमाला और कराकोरम पर्वतमाला। और यहीं पर हमारा पर्वत है, मैंने आपको कहा K2 गार्डविन अस्टिंग। तो ये जो पूरा इलाका है इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये कटा फटा नहीं है, ये बिल्कुल दीवार की तरह है। इसलिए यहाँ पर हमारी सेफ्टी भी है क्योंकि चाइना से हमें अलग करता है और एक बहुत ही सुरक्षा दीवार हमारे बीच में खड़ी है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये कटा फटा नहीं है और ये पूरे इलाके में ऐसे फैला हुआ है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी क्रिटेशियस युग में जब ये ट्रांस हिमालय का निर्माण यहाँ पर हुआ था और सबसे ऊंची चोटी यहीं पर है K2 गार्डविन अस्टिंग। फिर उसके बाद एक लेयर बन गई, जैसे ट्रांस हिमालय बन गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप आता है, फिर दूसरी लेयर बनती है जिसे हम ग्रेट हिमालय कहते हैं। और ये जब ग्रेट हिमालय बना तो ये इयोसीन युग में बना। अब इसके बाद इयोसीन युग आता है, लगभग 6 करोड़ साल पहले इस युग की शुरुआत हुई और इसमें क्या हुआ, ग्रेट हिमालय का निर्माण हो गया। अब आप देखिए हिमालय जो है वो एक पूरा बड़ा पर्वत नहीं है, ये ऐसे है जैसे एक ट्रांस हिमालय बन गया, फिर थोड़ा सा गैप आता है, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय आता है, फिर उसके बाद जो मध्य है, फिर शिवालिक श्रेणी। तो इस तरीके से हिमालय बने हुए हैं, 4 लेयर में बटे हुए हैं।
तो पहले क्या हुआ, वो ट्रांस हिमालय बना, फिर उसके बाद इयोसीन युग शुरू हुआ तो इसमें ग्रेट हिमालय का निर्माण हो गया। तो ग्रेट हिमालय कहाँ पर है हमारा, ये हमारा ट्रांस हिमालय हो गया। उसके बाद जो ग्रेट हिमालय है वो यहाँ पर है, इस वाले जो पूरे इलाके में है वो ग्रेट हिमालय फैला हुआ है। ये पूरा इलाका जो है वो ग्रेट हिमालय का ही इलाका है। और ये जो ग्रेट हिमालय है इसी में जो हमारी सबसे ऊंची चोटियां हैं, जो पर्वतमाला है, वही यहाँ पर स्थित है ग्रेट हिमालय में। तो ग्रेट हिमालय में कौन कौन से पर्वत स्थित है, जैसे आपको पता है कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट वो ग्रेट हिमालय में ही स्थित है। उसके बाद कंचनजंगा जो भारत के बॉर्डर पर है, जो ये जो सिक्किम है नेपाल के बॉर्डर में ही स्थित है। उसके बाद धौलागिरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, यमुनोत्री यहाँ से यमुना निकलती है। तो ये नदियों का भी उद्गम स्थान यहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट हिमालय में क्या है, सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो इसी हिमालय में स्थित है। और देखिए एक बात और याद रखिए कि ये जो हिमालय है वो पश्चिम की ओर यानी कि इस वाली ओर में चौड़ा है, और जब ये पूर्व की तरफ जाता है तो ये थोड़ा संकरा होता चला जाता है। और सबसे पर्वत जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो सारे पूर्वी हिमालय में ही देखने को मिलते हैं। तो इसे आप याद रखिए। तो क्या था कि इयोसीन युग में क्या हुआ कि ग्रेट हिमालय का निर्माण यहाँ पर हो गया, और सबसे ऊंची चोटियाँ और जो नदियों का उद्गम स्थान है वो भी क्या है, वो ग्रेट हिमालय में ही स्थित है। देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिए, इससे भी पूछा जा सकता है। अब ग्रेट हिमालय बन गया, अब उसके बाद कौन सा बनेगा, उसके बाद मायोसीन युग आएगा। मायोसीन युग लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस काल का शुरुआत होती है, और इसमें मध्य हिमालय का निर्माण होता है। अब आपको मैंने यहाँ पर बता दिया कि जो ग्रेट हिमालय है वो इस पूरे इलाके में फैला हुआ है। अब मध्य हिमालय जो है वो यहाँ पर ऐसे है, यहाँ से लेकर ये पूरा जो है वो मध्य हिमालय यहाँ पर फैला हुआ है। ये जो मध्य हिमालय है यहाँ पर आपको बहुत ही मशहूर शहर देखने को मिलेंगे। जो भी हमारे मशहूर शहर है जैसे शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, जो मसूरी हो गया, यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है लबासना जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है, नैनीताल हो गया। तो ये जो मशहूर शहर है ये सारे शहर मध्य हिमालय में ही बसे हुए हैं। और मैंने आपको बता दिया कि मध्य हिमालय का एरिया यहाँ तक है, ये पूरा जो है ये मध्य हिमालय में ही बसे हुए हैं, और सबसे फेमस शहर भी यहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद मध्य हिमालय का निर्माण हो गया। फिर उसके बाद आता है प्लीस्टोसीन युग। प्लीस्टोसीन युग लगभग 10 लाख वर्ष पहले इसका शुरुआत होती है। ये सबसे नवीन युग है। इसमें क्या होता है कि लघु हिमालय का निर्माण होता है, और इसे शिवालिक श्रेणी भी कहते हैं। और इस हिमालय में कौन रहते थे, हमारे जो शिव है वो यहीं पे रहते थे, शिव भगवान। तो शिवालिक श्रेणी भी इसे कहा जाता है। तो इसका जो निर्माण हुआ था वो प्लीस्टोसीन युग में हुआ था, लगभग 10 लाख वर्ष पहले। तो यहाँ पर क्या है, ये जो शिवालिक श्रेणी है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये जो शिवालिक श्रेणी है वो ज़्यादा लंबी नहीं है, बहुत ही छोटी श्रेणी है, और यहाँ पर ऐसे ऐसे बटी हुई है। ये जो शिवालिक श्रेणी है वो यहाँ पर फैली हुई है। पर यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब ये शिवालिक श्रेणी उत्तराखंड में यहाँ पर होती है, यहाँ से जाती है, क्रॉस करती है, तो जब ये शिवालिक श्रेणी जो है जब पश्चिम की ओर जब ये उत्तराखंड में ये मध्य हिमालय से जुड़ती है, जो भी पहाड़ी इसे मध्य हिमालय से जोड़ती है तो इसे दून कहा जाता है। ये शिवालिक श्रेणी है, जब ये उत्तराखंड से ऐसी गुजरती है और जो पहाड़ी इसे मध्य हिमालय से जोड़ती है उसे दून कहते हैं। जैसे देहरादून यहीं पे स्थित है। और ये जो शिवालिक श्रेणी जब पूर्व में मध्य हिमालय से मिलती है, जो भी पहाड़ी मध्य हिमालय से इसे मिलाती है, इसे द्वार कहते हैं। जैसे हरिद्वार जो है वो यहीं पर ही स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो पश्चिम में शिवालिक श्रेणी जब मध्य हिमालय से मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दून कहते हैं। और जब ये पूर्व में मिलती है मध्य हिमालय से तो इसे द्वार कहते हैं। हरिद्वार यहाँ पर ही स्थित है, तो इसे भी आप याद रखिए। तो आपको पता लग गया कि हिमालय जो था वो एक साथ नहीं बना, इसकी लेयर बाय लेयर इसकी उत्पत्ति हुई। पहले ट्रांस हिमालय बना, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय आया,
फिर उसके बाद मध्य हिमालय, फिर यहाँ पर शिवालिक श्रेणी का यहाँ पर निर्माण हुआ। तो ये 4 पार्ट में यहाँ पर हिमालय बना था। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये जो टकराव हुआ, जब इंडियन प्लेट यूरेशियल प्लेट से टकराई, तो इसका जो मलबा था वो ऊपर उठा। पर यहाँ पर बहुत ही ऊंचाई पर आपको पेड़ पौधे कैसे देखने को मिलते हैं? आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि ऊंचाई पर इतने सारे पेड़ कैसे उगते हैं, यहाँ पर उपजाऊपन कैसे आता है? तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस पूरे इलाके में क्या था, टैथिस सागर था। ये जो पूरा सागर था, ये टैथिस सागर था इस पूरे इलाके में। अब यहाँ पर टैथिस सागर बसा हुआ था। तो सागर कैसे बनता है? जो भी नदियां होती है वो सागर में जब मिलती है तो अपने साथ बहुत सारे मलबा लेके आती है, बहुत सी उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर बहा कर लाती है। तो जब ये टैथिस सागर उथला हो गया और इसमें उपजाऊपन बहुत था, और जब ये प्लेट, इंडियन प्लेट इससे टकराई तो इसका मलबा उठना शुरू हो गया, और जो ये मलबा है उसी से हमारा हिमालय बना है। और इसीलिए हिमालय में बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और आपको यहाँ पर बहुत अच्छी वनस्पति देखने को भी मिलती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिमालय जो है हमारा, वो कठोर नहीं है, वो बहुत ही भुरभुरा है। जैसे आपने सुना होगा, न्यूज़ में भी सुना होगा कि जैसे ही बरसात शुरू होती है तो आपको उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में बहुत सारी लैंडस्लाइड की घटनाएं आपको न्यूज़ में देखने को मिलती हैं। ये इसलिए मिलती है क्योंकि जब ये मलबा ऊपर उठा तो ये लेयर बाई लेयर उठा, इसीलिए इसको वलित पर्वत भी कहा जाता है। इसमें वले पड़ गए, इसमें लेयर पड़ गई, इसी के नाम से इसे वलित पर्वत कहा जाता है। और ये बहुत ही नाजुक पर्वत होते हैं। यहाँ पर जरा सी बरसात हुई और लैंडस्लाइड हो जाता है। और कई सारे आप देखते होंगे कि हर साल कई सारे लोगों की जान इसमें जाती है। तो ये बहुत ही भुरभुरा सा पर्वत है, जरा से यहाँ पर हलचल हुई कि यहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि जो हमारा हिमालय वाला क्षेत्र है, ये जो पूरा क्षेत्र आता है, ये जोन 5 में आता है। जो हमारा अर्थक्वेक का सबसे डेंजरस जोन है, जोन 5, उसी में ये पूरा एरिया आता है। यहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर बांध बनाने के लिए भी मना किया जाता है। पर यहाँ पर उत्तराखंड में टिहरी बांध है, जो सबसे ऊंचा बांध है, यहाँ पर बना हुआ है। इसके ऊपर भी विवाद था कि जोन 5 में आप बांध कैसे बना सकते हैं। तो जो टिहरी बांध है, जो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना है, टिहरी नामक स्थान पर, तो इसका भी यहाँ पर विरोध किया जाता है कि यहाँ पर बांध क्यों बनाया गया, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक एरिया है। यहाँ पर जरा सी बरसात होती है तो लैंडस्लाइड शुरू हो जाता है और भूकंप भी आपको यहाँ पर ही देखने को मिलते हैं। जबकि ये जो पूरा जो एरिया है, यहाँ पर भूकंप आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ठोस एरिया है। ये जो है, जो ज्वालामुखी के उद्गार से बनी होती है, जो बहुत ही सख्त होती है, इनकी चट्टानें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जबकि हिमालय की ऐसे नहीं है। ये जो वलित पर्वत यहाँ पर है, ये सारा लेयर बाई है, जो बहुत ही नाजुक होते हैं। तो आपको पता लग गया होगा कि जो हमारे हिमालय है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। सबसे पहले जो है वो ट्रांस हिमालय बना था, फिर उसके बाद ग्रेट हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणी। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो ग्रेट हिमालय है, ये ब्लू वाली लाइन यहाँ पर खींच दी गई है। ये जो ट्रांस हिमालय है, यहाँ पर कराकोरम रेंज भी है, लद्दाख रेंज भी है और जास्कर रेंज भी है। अब इसमें एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है K2 गार्डविन ऑस्टिन, वो कराकोरम रेंज में स्थित है यहाँ जैसे, पर ये पीओके में है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें ये स्थित है K2 गार्डविन ऑस्टिन। और ये जो कंचनजंगा है, ये दूसरे नंबर पर आती है भारत में सबसे ऊंची चोटियों में, जो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर में स्थित है कंचनजंगा, तो ये दूसरे नंबर पर आती है। पर आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप क्या करेंगे, K2 गार्डविन ऑस्टिन को सही करेंगे। पर आपको ये पूछा जाए कि पूर्ण रूप से, पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है, तो आप कंचनजंगा को टिक करेंगे, क्योंकि K2 जो गार्डविन ऑस्टिन है वो पीओके में स्थित है। अगर आपको पूर्ण रूप से पूछा जाए तो आप कंचनजंगा को टिक करेंगे। तो इसे आप याद रखिए। तो आपको पता लग गया होगा कि हमारे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ,
किस तरीके से इंडियन प्लेट यूरेशियल प्लेट से टकराई और यहाँ पर जो मलबा था वो ऊपर उठा और हिमालय का निर्माण यहाँ पर हो गया। ये सारी ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, उसकी हाइट क्या है 8,848.86 मीटर। फिर उसके बाद कंचनजंगा है, इसकी हाइट 8,586 मीटर है। बहुत बड़ा फर्क नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, तो आप इसे याद रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन करते हैं। ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो एरिया है, इसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर आपको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय पूछा गया तो ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो एरिया आता है, इसे ही हम कहते हैं। यहाँ पर सारी जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये जो सारी जो पर्वत श्रृंखला है, ये यहीं पर आती है। उसके बाद सतलज नदी से काली नदी के बीच का जो एरिया है, उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये लगभग 320 किलोमीटर तक है। उसके बाद काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का जो एरिया है, इसे नेपाल हिमालय कहते हैं। और सबसे ऊंची चोटियां जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, ये सारे जो हैं वो इसी नेपाल हिमालय में आते हैं। उसके बाद तीस्ता से ब्रह्मपुत्र रिवर तक जो भी एरिया है, इसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसे आप याद रखिए। अगर आपसे ये पूछा गया कि हम हिमालय पर्वत का प्रादेशिक विभाजन करते हैं, तो माउंट एवरेस्ट किस प्रादेशिक भाग में आता है हिमालय के, तो आप इसे कहेंगे कि नेपाल हिमालय में माउंट एवरेस्ट आता है। और यहीं पे हमारी कंचनजंगा भी आती है, जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्ण रूप से स्थित। तो आप इसे याद रखिए, इससे पूछा जा सकता है। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये पूरा चार्ट है, इसमें आपको एक ही चार्ट में दिखाई देगा होगा कि ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद बृहद हिमालय जो है वो यहाँ पर पूरी चोटियाँ हैं। उसके बाद लघु हिमालय जो है, यहाँ पर मशहूर शहर आते हैं। फिर शिवालिक श्रेणी जो देहरादून है, जो हरिद्वार है, वो यहीं पर स्थित है। तो इसे आप याद रखिए। तो जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो सारा यहाँ पर है, यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आपको जब PDF मिलेगी तो इसमें सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सारा ये जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ और कौन कौन सी पर्वतमाला यहाँ पर स्थित है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हिमालय है, यहाँ पर पासेस भी है, जो दर्रे होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो अगले लेक्चर में हम उसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे, जो इंडिया का दूसरा प्रादेशिक भाग है हमारा, जिसमें बांटा गया है। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।